को लाइक करो और अपने दोस्तों को शेयर करो, है ना। मैं 8वीं कक्षा का पूरा सिलेबस डालूंगा, लेकिन आपको बस वीडियो पूरा देखना है और अपने दोस्तों को क्या करना है, शेयर करना है। तो देखो प्रश्न क्या है, अगर आपको किसी संख्या से 1/2 घटाने और परिणाम को 1/2 से गुणा करने पर 1/8 प्राप्त होता है तो वह संख्या क्या होगी। वह संख्या क्या होगी, हमें वो संख्या बतानी है कि ये सारी चीजें करने पर उत्तर कितना मिले, आपको 1/8 मिले। तो वह संख्या हमें पता ही नहीं है, तो हम बताएंगे कैसे। और जो संख्या हमें पता नहीं होती है उसको हम गणित में x मानकर सरल करते हैं। तो हम यहाँ लिखेंगे माना वह संख्या x है, माना वह संख्या x है। संख्या कितनी है, x है। अब मैंने वो संख्या क्योंकि x मान ली, तो हमारा जो ये प्रश्न कह रहा है उसके अनुसार हमें अब काम करना है। तो प्रश्नानुसार प्रश्न क्या कह रहा है, प्रश्न ये कह रहा है कि जो संख्या आपने x मानी है उसमें से आपको क्या करना है, 1/2 घटाना है। तो मैं क्या करूंगा, x में से 1/2 घटाऊंगा। अगर आपको किसी संख्या से 1/2 घटाने, तो मैंने x में से 1/2 घटा दिया, फिर घटाने पर जो भी परिणाम आएगा, यानी इस x में से मैं जब 1/2 को घटाऊंगा तो इसका एक उत्तर आएगा। जैसे मान लो x - 5 है और यहाँ x की जगह मान लो 6 है, तो 6 में से 5 घटाने पर कितना आया, 1 आया। तो ये क्या हो गया, परिणाम हो गया। बात समझ में आई, ये क्या हो गया, परिणाम हो गया। तो इसमें से जब मैं 1/2 को घटाऊंगा तो मेरे पास एक उत्तर आएगा, एक परिणाम आएगा, है ना। इस परिणाम को अगर मैं 1/2 से गुणा करूं, है ना, यानी इसको मैं कोष्टक में बंद कर देता हूं, यानी यहाँ पर मेरे पास कोई एक उत्तर आएगा। इसको मुझे क्या करना है, 1/2 से गुणा करना है। यहाँ मैं कोई निशान नहीं लगा रहा हूँ, इसका मतलब यहाँ गुणा है ना। गुणा करने पर 1/8 प्राप्त होता है, यानी जब इसको 1/2 इस संख्या में से 1/2 को घटाऊंगा और 1/2 से गुणा करूंगा तो मुझे कितना मिलेगा, 1/8 मिलेगा। तो बताओ वह संख्या कितनी है, यानी हमारा x कितना है। प्रश्न पूरा समझ में आया, यानी अब हमें जो है एक समीकरण मिल गया है। अब इस समीकरण को सरल करके हमें उत्तर लाना है, x का मान लाना है। और मैंने सारे नियम बताए थे, अगर आपने पहले वीडियो नहीं देखी 2.1 वाली तो पहले वो देखना, तब ये आपको समझ में आएगी। और ऊपर आई बटन दे रखा है, वहां पर इसकी प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी। तो देखो इसको सरल कैसे करना है। मैंने आपको बताया था कि बराबर के इधर जब कोई संख्या प्लस में होती है तो उधर जाके माइनस में आ जाती है, माइनस में होती है तो प्लस में आ जाती है, गुणा में होती है तो बट्टे में यानी भाग में आ जाती है, और भाग में होती है तो उधर जाके किस में आ जाती है, गुणे में आ जाती है। अब यहाँ 1/2 का मतलब क्या है समझो। 1/2 का मतलब है कि ये ऊपर 1 गुणा में है और ये जो नीचे 2 है वो किस में है, भाग में है। तो अगर मुझे 1 को उधर भेजना होगा तो वो गुणे में जाएगा, सॉरी भाग में जाएगा, और ये जो 2 है जब बराबर के उधर जाएगा तो वो किस में जाएगा, गुणे में जाएगा। तो अब देखो यहाँ ये जो कोष्टक के अंदर संख्या है वो पूरी एक संख्या गिनी जाएगी, ठीक है। तो अब ये दोनों संख्या किस में है, गुणे में है। अब गुणे में है तो मुझे इस 2 को उधर भेजना है, और ये 2 किस में है, भाग में है। 1/2 जो नीचे होता है वो हमेशा किस में होगा, भाग में होगा, वो हमेशा किस में होगा, भाग में होगा। तो इस 2 को मुझे बराबर के इस तरफ उधर भेजना है, तो ये भाग में है तो उधर किस में आ जाएगा, गुणे में आ जाएगा। और इस एक का कोई मतलब नहीं है ना, तो यहाँ पर ये 2 उधर चला जाएगा। तो अब हुआ क्या, यहाँ क्या बचा, x - 1/2 बराबर 1/8। ये दोनों अपनी जगह पर है, गया कौन, ये 2, और ये 2 यहाँ पर किस में है, भाग में है, तो उधर किस में आ जाएगा, गुणे में 2 आ जाएगा। यहाँ तक समझ में आया। चलो अब देखो, अब क्योंकि इसके आगे पीछे कोई संख्या नहीं है कोष्टक के, तो मैं इस कोष्टक को भी क्या कर सकता हूँ, हटा सकता हूँ, ठीक है। अब देखो यहाँ पर संख्या 1/8 गुणा 2 है ना, तो इसका मतलब इसको मैं सरल कर सकता हूँ। तो पहले इसको सरल कर देते हैं। तो
क्योंकि हमें पता है कि गुणे में संख्या ऊपर नीचे कटती है और इन दोनों में 2 का पहाड़ा है, तो मैं 2 के पहाड़े से इसको काट सकता हूँ। तो 2 एकम 2 और 4 दूनी 8। तो उत्तर कितना आया? 1 इंटू 1 1, 1/4। इसको लिख देते हैं, x माइनस 1/2 बराबर 1/4। अब मुझे इस 1/2 को, है ना, इस 1/2 को उधर भेजना है, और ये किस में है? माइनस में। ये किस में है? माइनस में। तो उधर जाके वो किस में आ जाएगा? प्लस में आ जाएगा। तो अब देखो x बराबर 1/4, ये x और बराबर और 1/4, ये सब अपनी जगह पर है। कौन जा रहा है उधर? ये माइनस का 1/2 उधर जा रहा है, और ये माइनस का उधर जाके क्या हो जाएगा? प्लस का हो जाएगा, है ना। तो ये उधर गया तो प्लस का 1/2 हो गया। अब हमें क्या करना है? अब हमें इनका एलसीएम लेना है ना, क्योंकि बट्टे वाली संख्या किससे जुड़ती है? एलसीएम से जुड़ती है। तो x बराबर, अब एलसीएम कैसे लेते हैं? देखो यहाँ नीचे कितना है? 4, और यहाँ नीचे कितना है? 2। तो 2 की टेबल में भी 4 आता है और 4 की टेबल में भी 4 आता है ना। तो इसका एलसीएम कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। एलसीएम आपको आना चाहिए लेना, ठीक है ना। अब 4 का पहाड़ा मैं कितनी बार बोलता हूं जब 4 आता है? तो 4 एकम 4, यानी एक बार बोलने पर 4 आ जाता है। तो इस ऊपर वाली संख्या को 1 से गुणा करना, 1 इंटू 1, फिर यहाँ प्लस का निशान। अब 2 का पहाड़ा कितनी बार बोलने पर 4 आता है? 2 एकम 2, 2 दूनी 4, यानी 2 बार बोलने पर। तो जितनी बार बोलने पर 4 आता है उसका इस ऊपर वाले से गुणा कराना, तो 2 इंटू 1। अब पहले गुणा फिर जोड़, तो x बराबर 1 एकम 1 प्लस 2 एकम 2 बट्टा यहाँ पर नीचे कितना हो जाएगा? 4। अब ऊपर क्या होगी? जोड़, तो x बराबर 3/4, और ये हमारा क्या हो जाएगा? उत्तर हो जाएगा। यानी जो संख्या हमने x मानी है वो कितनी होगी? 3/4। तो वह संख्या आप नीचे लिख देना उत्तर में, वह संख्या कितनी है? 1/4 है। प्रश्न संख्या 2, एक आयताकार तरणताल की लंबाई उसकी चौड़ाई के दुगने से 2 मीटर अधिक है। यदि इसका परिमाप 154 मीटर है तो इसकी लंबाई व चौड़ाई ज्ञात कीजिए। तो यहाँ हमें एक आयताकार आकृति दी हुई। आयताकार आकृति क्या होती है? जिसके आमने सामने की भुजा बराबर हो, है ना। तो ये दोनों इसकी क्या हो गई? लंबाई हो गई, और ये दोनों इसकी क्या हो गई? चौड़ाई हो गई। और आयत का जो परिमाप होता है, जो हमने 7वीं कक्षा में पढ़ा था, वो क्या है? 2 कोष्टक लंबाई प्लस चौड़ाई बराबर परिमाप। ये परिमाप का सूत्र होता है। तो यहाँ ये जो 2 है वो क्या है? गुणे के अंदर है, और लंबाई और चौड़ाई हम क्या कर रहे हैं? जोड़ रहे हैं। लेकिन ये लंबाई और चौड़ाई जो है वो इस प्रकार है कि लंबाई जो है इसकी, इस आकृति की जो लंबाई है वो उसकी चौड़ाई के दुगने से 2 ज्यादा है ना, 2 अधिक है। तो इसका हमें एक समीकरण बनाना पड़ेगा। तो हमें यहाँ पर देखो किसको x मानना है? x हमेशा उसको मानना है जो छोटा हो, है ना। तो यहाँ लंबाई और चौड़ाई में छोटा कौन है? तो चौड़ाई छोटी है। क्यों? क्योंकि उसकी जो लंबाई है वो चौड़ाई के दुगने से, यानी जो भी चौड़ाई है उसको दुगना करो और उसमें 2 जोड़ो तो आपको लंबाई मिलेगी। इसका मतलब हमें x किसको मानना है? चौड़ाई को मानना है। तो हम यहाँ करेंगे माना आयत की जो चौड़ाई है ना, चौड़ाई जिसे हम यहाँ b लिखते हैं, ये चौड़ाई है, वो कितनी है? चौड़ाई बराबर x मीटर। तो अगर ये इसकी चौड़ाई है x, तो आयत की लंबाई क्या हो जाएगी? आयत की जो लंबाई है वो हो जाएगी कि भाई इसकी दुगनी, चौड़ाई की दुगनी और 2 अधिक। तो चौड़ाई की दुगनी यानी जो चौड़ाई है उसका 2 से गुणा कर दो, दुगनी हो जाएगी। यानी इस चौड़ाई से दुगनी यानी 2 गुणा कर दिया x से, और 2 अधिक यानी प्लस कर दो, 2 ज्यादा है, 2 गुणी है और 2 ज्यादा है। तो x से 2 अधिक, 2 गुणा और फिर प्लस 2 यानी 2 अधिक, ठीक है, मीटर। तो ये इसकी क्या आ गई? लंबाई आ गई।
अब मेरे पास लंबाई भी है, चौड़ाई भी है, तो इसके परिमाप का सूत्र लगा दो, है ना। तो आयत का परिमाप क्या होता है? आयत का परिमाप बराबर 2 कोष्टक लंबाई प्लस चौड़ाई। अब लंबाई कितनी है? ये इतनी है, और चौड़ाई कितनी है? इतनी है। तो यहाँ L और B का मान हम इसमें लगाएंगे। तो देखो यहाँ परिमाप भी दिया हुआ है, आयत का परिमाप भी दिया हुआ है। परिमाप कितना है? 154 मीटर। तो यहाँ परिमाप की जगह हम लिखेंगे 154 मीटर। अब मीटर नहीं लगाना, वो लास्ट में लगाएंगे अपन। फिर यहाँ हो गया 2 कोष्टक। अब देखना लंबाई कितनी है? लंबाई है x, तो मैं यहाँ x लिखूंगा। फिर यहाँ क्या आया? लंबाई की जगह x लिख दिया, सॉरी लंबाई ये है 2x प्लस 2, तो लंबाई की जगह मैं क्या लिखूंगा? 2x प्लस 2। फिर ये किसका निशान आया? प्लस का, तो यहाँ प्लस लिखूंगा। अब b कितना है? b है x, तो यहाँ x लिखूंगा। चलो अब हमेशा ध्यान रखना x और x जितने भी हो वो हमेशा जुड़ते हैं या घटते हैं। तो यहाँ देखो 2x है और यहाँ 1x है, तो 2x और 1x मिलकर कितना हो जाएगा? 3x हो जाएगा। तो ये हो गया 154 बराबर 2 ब्रैकेट, यहाँ 2x और ये x जुड़ के कितना हो जाएगा? 3x, फिर प्लस 2 का प्लस 2। यहाँ तक समझ में आया? अब समीकरण में हमेशा क्या करो कि जो राइट साइड है, ये बराबर के इस साइड को हम जो है लेफ्ट साइड बोलते हैं और इसको हम राइट साइड बोलते हैं, ठीक है। तो राइट साइड में हमेशा क्या होनी चाहिए? संख्या होनी चाहिए। राइट साइड में हमेशा क्या होनी चाहिए? संख्या होनी चाहिए। और लेफ्ट साइड में हमेशा क्या होना चाहिए? चर होना चाहिए, जैसे x y z, ये वाली चीजें कहाँ होनी चाहिए? लेफ्ट में होनी चाहिए। लेकिन यहाँ उल्टा है, यहाँ x इधर है और संख्या इधर है। तो हम एक काम करते हैं, इस पूरे को उठाकर इधर लाते हैं और इस पूरे को उठाकर इधर लाते हैं। जब पूरा उठाकर लाते हैं ना तो कोई प्लस माइनस नहीं होता, ये थोड़ा समझ लेना। तो इस पूरे को इधर लिख रहा हूं मैं बराबर के, तो ये कितना है? 2 ब्रैकेट 3x प्लस 2, और ये कितना है? 154। अच्छा अब क्या करना है? देखो अब ये 2 जो है इस ब्रैकेट के साथ, देखो कोष्टक में कोई भी संख्या होती है वो हमेशा बाहर वाली संख्या से गुणे में होती है। तो ये 2 इससे गुणे में है, तो ये जब गुणे में है तो ये 2 उधर जाएगा तो किस में आ जाएगा? भाग में, यानी बट्टे में नीचे आ जाएगा। तो अब कौन जा रहा है? 2 जा रहा है, तो इसको छुपा दो। बचा कौन? 3x प्लस 2। अब क्योंकि 2 चला गया तो ब्रैकेट हट जाएगा, कोष्टक हट जाएगा, बराबर 154। अब 2 उधर जा रहा है और ये गुणे में है, तो उधर किस में आ जाएगा? बट्टे में नीचे, तो बट्टा 2, तो ये 2 उधर आ गया। 154 बट्टा 2 का मतलब होता है 154 में 2 का भाग देना। तो भाग दो, 7 दूनी 14, पीछे बचा 1 और वापस 7 दूनी 14। उत्तर कितना आया? 77। तो ये हो गया 3x प्लस 2 बराबर 77। अब ये जो 2 है वो प्लस में है, यानी जोड़ में है, तो ये 2 उधर जाएगा तो माइनस में आ जाएगा। तो यहाँ कौन बचा? ये 2 उधर जा रहा है, तो यहाँ बचा 3x बराबर 77। कौन जा रहा है? ये 2 जा रहा है। ये दोनों तो नहीं जा रहे हैं ना, तो इनको हम यही रहने देंगे, इसको हम उधर ले जाएंगे। तो ये 2 है वो बराबर के इधर गया, तो क्या हो गया? माइनस का 2 हो गया। अब 77 में से 2 गया, कितना बचा? 77 में से 2 गया, 75 बचा। अब हमें 3 को उधर भेजना है। किसको भेजना है? 3 को। और 3 यहाँ पर किस में है? गुणे में है। तो x बराबर, ये गुणे में है तो 3 उधर किस में जाएगा? बट्टे में, यानी भाग में, तो हो गया 75 बट्टे 3। ठीक है, यहां तक समझ में आया? यानी अब हमें 75 में 3 का भाग लगाना है, यानी 75 में 3 का भाग। 3 दूनी 6, पीछे बचा 1 और ये 5, 5 त्रिया 15, 15 से 15 गया 0। एक सॉरी माफ करना, एक सेकेंड, भाग गलत कर दिया जल्दबाजी में। 3 दूनी 6, पीछे बचा 1 और ये 5, और फिर 5 त्रिया 15। तो हमारा उत्तर कितना आया? 25, यानी x बराबर कितना आया? 25 मीटर। और x हमारा क्या था? x था हमारा b, यानी चौड़ाई, यानी क्या था? चौड़ाई। तो हमारी जो चौड़ाई आई वो कितनी आई? x बराबर 25 मीटर। तो लंबाई कितनी होगी? तो ये भी निकाल देते हैं।
अब आयत की लंबाई हमने क्या मानी थी, आयत की जो लंबाई थी वो थी 2x+2, है ना। तो यहाँ जो ये 2 है और यहाँ कोई निशान नहीं, मतलब गुणे का निशान है, और x हमने कितना निकाला 25, तो यहाँ इंटू 25 किया, फिर +2। जब भी गुणा और प्लस का निशान आता है तो पहले गुणा करना है फिर जोड़ करना है। तो 25 का पहाड़ा 2 बार, 25 एकम 25, 25 दूना 50। अब 50 में हमें 2 जोड़ना है, तो 50 और 2 कितना हो गया 52 मीटर। तो ये हमारी जो लंबाई है ना, आयत की लंबाई वो कितनी आई 52 मीटर, और चौड़ाई कितनी आई 25 मीटर।
प्रश्न संख्या 4 है, दो संख्याओं का योग 95 है। यदि एक संख्या दूसरी संख्या से 15 अधिक है तो दोनों संख्याएं ज्ञात कीजिए, है ना। तो यहाँ पर हमें दो संख्या दी हुई है जिनकी जोड़ कितनी है 95। अगर पहली संख्या में x मान लेता हूँ तो जो दूसरी संख्या होगी वो उससे कितनी अधिक है, 15 अधिक है, यानी वो उससे x + 15 अधिक हो जाएगी और इन दोनों की जोड़ जो है वो कितनी है 95 है। तो इस प्रकार से हमें प्रश्न को समझना पड़ेगा। तो यहाँ पर हमें ये मानना पड़ेगा कि माना प्रथम संख्या जो हम मानेंगे, प्रथम संख्या वो क्या हो जाएगी, हम क्या मान लेंगे, x मान लेंगे। माना प्रथम संख्या क्या है, x है। अब द्वितीय संख्या इससे कितनी ज़्यादा है, तो दूसरी जो संख्या है वो इससे 15 अधिक है, यानी x + 15। अब प्रश्न क्या कहता है कि प्रश्नानुसार इन दोनों संख्याओं की जो जोड़ है, इन दोनों संख्याओं का जो योग है, यानी x प्रथम संख्या प्लस द्वितीय संख्या का जो योग है वो कितना है 95 है। अब यहाँ प्रथम संख्या कितनी हो गई, x हो गई, द्वितीय संख्या क्या हो गई, x + 15 हो गई और इन दोनों की जोड़ कितनी आ गई 95 आ गई। तो यहाँ x और x जुड़ जाएगा, x और x कितना हो जाएगा 2x, 1 और ये 1 2x प्लस यहाँ पर कितना है 15 बराबर 95। तो ये हमारा एक समीकरण बन गया। अब हम क्या करेंगे, इस 15 को, इस प्लस के 15 को उधर भेजेंगे। तो कौन नहीं जा रहा है, 2x और 95 नहीं जा रहा है, तो 2x बराबर और 95 को हम यहाँ लिख देंगे और 15 को उधर भेजेंगे तो ये प्लस का उधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस का 15 हो जाएगा। तो 2x बराबर हम घटाएंगे 95 में से 15 को, तो 5 में से 5 गया 0, 9 में से 1 गया 8, तो उत्तर आया यहाँ पर 80। अब यहाँ x2 जो है वो x के साथ गुणे में है, तो ये 2 उधर जाएगा तो किस में आएगा, बट्टे में यानी भाग में आएगा, गुणे में है तो इधर भाग में आएगा। तो ये हो जाएगा x बराबर 80/2, है ना। अब 80 में 2 का हम क्या करेंगे, भाग देंगे, तो 80 में 2 का भाग देंगे तो 4 दूनी 8, 8 में से 8 गया 0, अब पीछे ये 0 बच गया तो वो यहाँ लगा देंगे, तो हमारा उत्तर कितना आया 40 आया, है ना। तो x हमें 40 मिला, यानी प्रथम संख्या क्या हो गई, जो प्रथम संख्या हमने x मानी थी वो हमें कितनी मिल गई 40, और जो द्वितीय संख्या वो हमने क्या मानी x + 15, यानी x से, यानी 40 से 15 अधिक, x की जगह 40 लगा दिया। यहाँ इसको समझने की कोशिश करो, द्वितीय संख्या क्या है, द्वितीय संख्या है x + 15, है ना। तो x कितना आया 40, फिर +15, तो इसमें 15 जोड़ दो, तो 40 और 10 50 और 5 55, तो जो दूसरी संख्या है वो कितनी हो जाएगी 55 हो जाएगी। प्रश्न 5 है, दो संख्याओं में अनुपात 5:3 है, यदि उसमें अंतर 18 है, क्या है, अंतर 18 है, तो संख्याएं ज्ञात कीजिए। लेकिन यहाँ देखो अनुपात दिया हुआ है, अब ये अनुपात क्या होता है इसको समझो। यहाँ दो संख्याएं हैं लेकिन वो किस में है, अनुपात में है। अनुपात का मतलब होता है 5:3 है यहाँ पर, तो अनुपात का मतलब है जो भी संख्या होगी, जो भी होगी x y z कुछ भी होगी, पहली अगर 5 है, 5 हिस्सा है, तो दूसरी कितनी होगी 3 हिस्सा होगी। ऐसा भी कह सकते हैं कि ये इससे 5 होगी और ये इससे 3 होगी। कहने का मतलब है कि इसमें 5 का पहाड़ा चलेगा और इसमें 3 का पहाड़ा चलेगा। अब वो संख्या कुछ भी हो सकती है, ठीक है। उसको मान लो अगर मैं x मानता हूं तो ये 5x है, ठीक है, तो वो कितनी होगी 3x होगी। अब अगर मान लो यहाँ x की जगह 2 है तो 5 का 2 से गुणा हो जाएगा और 3 का यहाँ x यानी 2 से गुणा हो जाएगा, तो पहली संख्या आपके 10 होगी तो दूसरी संख्या कितनी होगी 6 होगी। अब ये अनुपात नहीं है, अनुपात तो ये है और ये आपकी क्या हो गई संख्याएं हो गई। तो कहने का मतलब है कि अगर जब भी आपको अनुपात दे दे तो इस अनुपात के साथ इसके साथ भी x जोड़ दो और इसके साथ भी x जोड़ दो, तो वो आपके क्या बन जाएगी, संख्याएं बन जाएगी। तो यहां लिखेंगे पहली संख्या माना
माना जो पहली संख्या है, पहली संख्या वो क्या हो जाएगी, बराबर 5x, पहली संख्या 5x हो जाएगी। और जो दूसरी संख्या है, दूसरी संख्या वो क्या हो जाएगी, 3x हो जाएगी। और इन दोनों संख्याओं का क्या है, अंतर, यानी इसको घटाने पर, तो इसमें बड़ा ये है और छोटा ये है, 5 बड़ा है 3 छोटा है ना। तो इन दोनों का अंतर प्रश्नानुसार, प्रश्न ये कहता है कि इन दोनों का अंतर, ठीक है, पहली संख्या माइनस दूसरी संख्या, यानी अंतर, इन दोनों का अंतर जो है वो कितना है, 18 है। इन दोनों का अंतर कितना है, 18 है। तो इसको बताओ कि दोनों संख्याएं कितनी है, ठीक है। तो पहली संख्या हमें कितनी मिली यहाँ, 5x, दूसरी संख्या कितनी मिली, 3x। इन दोनों को घटाने पर कितना आना चाहिए, 18। तो 5x में से 3x गया, कितना बचा, 5 में से 3 गया, 2x बराबर 18। अब 2x यहाँ 2 गुणे में, ठीक है, तो ये गुणे में है तो नीचे किस में आएगा, भाग में। तो x बराबर 18/2, गुणे में था तो इधर बट्टे में भाग में आ जाएगा। अब 18 में 2 का भाग लगाएंगे तो x बराबर 9 दूनी 18। x हमें कितना मिला, 9। लेकिन ये जो 9 है वो आपकी संख्या नहीं है, तो यहाँ वापस आपको पहली संख्या बतानी पड़ेगी। जो पहली संख्या है वो कितनी मानी थी हमने, 5x, 5x यानी 5 गुणा x, x का मतलब कितना, x हमने निकाला 9, तो 5 नम 45। तो पहली संख्या जो होगी वो कितनी होगी, 45 होगी। और जो दूसरी संख्या है, दूसरी संख्या हमने क्या मानी, दूसरी संख्या हमने मानी 3x, तो 3 गुणा x, 3 गुणा x, x कितना है, 9 निकाला हमने, तो 3 का पहाड़ा 9 बार, 9 3 18, ठीक है, नहीं 9 3 27, माफ करना 27। तो पहली संख्या 45 और दूसरी संख्या कितनी होगी, 27 होगी। और जब इन दोनों को घटाएंगे तो कितना आना चाहिए, 18 आना चाहिए। चेक कर लो, देखो 45 में से 27 को घटाया तो 15 में से 7 गया, बचा कितना, 8, और 3 में से 2 गया, 1, आया उत्तर। अगला प्रश्न देखो, प्रश्न 6 है, 3 लगातार पूर्णांकों का योग 51 है, तो पूर्णांक ज्ञात कीजिए। तो देखो ये पूर्णांक क्या होते हैं, हमने 7वीं कक्षा में पढ़ा था कि वे संख्याएं जिसमें 0 हो, 0 से बड़ी संख्या यानी प्लस की 1, प्लस की 2, प्लस की 3, ऐसी बहुत सारी संख्या हो। फिर इधर माइनस की संख्या हो, है ना, यानी प्लस की संख्या भी हो, माइनस भी हो और 0 की संख्या भी हो, उन्हें हम क्या कहते हैं, पूर्णांक संख्या कहते हैं। तो हमें लगातार 3 ऐसे पूर्णांक लेने हैं। लगातार 3 का मतलब जैसे मैंने अगर 1 लिया तो दूसरा क्या होगा, 2, और तीसरा क्या होगा, 3। ये होता है लगातार 3 संख्या, पूर्णांक संख्या। जैसे मैंने मान लो 21 लिया तो 21 के बाद 22 और 23, तो ये 3 लगातार पूर्णांक हमें लेने हैं, जिनको जोड़ने पर कितना आना चाहिए, 51 आना चाहिए। तो हमें पता नहीं है कि वो कौन से होंगे, है ना। तो हम पहला जो पूर्णांक है उसे हम x मान लेते हैं, ठीक है। तो माना प्रथम पूर्णांक जो है वो मैं क्या मान लेता हूं, x है। तो दूसरा पूर्णांक क्या हो जाएगा, इससे 1 ज्यादा, है ना भाई, ये 21 है तो इससे कितना ज्यादा है, 1 ज्यादा है। और फिर 21 से तीसरा कितना ज्यादा है, 2 ज्यादा है। तो अगर पहला पूर्णांक x है तो द्वितीय पूर्णांक क्या होगा, दूसरा पूर्णांक, द्वितीय पूर्णांक हमारा हो जाएगा x+1, यानी इससे 1 ज्यादा, ठीक है। और तृतीय पूर्णांक क्या हो जाएगा, तीसरा पूर्णांक, वो इस पहले वाले से कितना ज्यादा हो जाएगा, 2 ज्यादा हो जाएगा। जैसे पहले वाला 1 है तो 1 में 1 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 2, और 1 में 2 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 3, है ना। तो अगर पहला पूर्णांक x है तो दूसरा क्या होगा, x+1, और तीसरा क्या होगा, x+2, ठीक है। अब प्रश्न कह रहा था कि इनको जोड़ने पर कितना आता है, 51 आता है। तो हम प्रश्नानुसार, प्रश्न क्या कह रहा है, प्रश्नानुसार अगर मैं प्रथम पूर्णांक, द्वितीय पूर्णांक और तृतीय पूर्णांक को जोड़ता हूं
तो इनकी जोड़ कितनी आती है, 51 आती है। तो प्रथम पूर्णांक कितना है, x, द्वितीय पूर्णांक कितना है, x प्लस 1, फिर प्लस तृतीय पूर्णांक कितना है, x प्लस 2, और इन सब की जोड़ कितनी है, 51 है। अब इनको कैसे जोड़ना है ध्यान से समझना। x x x जुड़ जाएंगे और संख्या जुड़ जाएगी। तो यहाँ कितने x है, 1 2 3, तो ये कितने x हो गए, 3x। इनको मैंने जोड़ दिया, ये हो गया 3x। और यहाँ पर देखो ये 1 है और ये 2, 1 और 2 कितना होगा, 3 हो जाएगा। तो प्लस 3, इनकी मैंने क्या कर दी, जोड़ कर दी। अब इन दोनों की जोड़ कितनी आ रही है, 51 आ रही है। अब हमें x का मान चाहिए, यानी x के अलावा बाकी सबको उधर भेजेंगे। तो सबसे पहले इस 3 को उधर भेजेंगे, तो कौन नहीं जा रहा है, यहाँ पर 3x और 51 अपनी जगह पर है। ये प्लस का 3 उधर जा रहा है, तो प्लस का 3 उधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस का 3 हो जाएगा। अब 51 में से माइनस का 3 गया तो कितना बचा, 49, 48 बचा। कितना बचा, 48। अब यहाँ 3 जो है वो किस में है, गुणे में है, तो उधर किस में आएगा, भाग में। तो यहाँ हो गया x बराबर 48/3। अब हम 48 में 3 का भाग देंगे, तो 3 एकम 3, पीछे बचा 1 और 6 त्रिया 18। तो जो पहला पूर्णांक आया वो कितना आया, 16। तो x बराबर मुझे कितना मिला, 16 मिला। अब हमें द्वितीय और तृतीय पूर्णांक चाहिए, है ना। तो यहाँ देखो पहला पूर्णांक कितना है, x, तो x हमें कितना मिल गया, 16। फिर लगातार 3 पूर्णांक है, तो 16 के बाद कितना आएगा, 17, और 17 के बाद कितना आएगा, 18। तो 3 पूर्णांक जो है, लगातार 3 पूर्णांक वो क्या हो जाएंगे, लगातार 3 पूर्णांक बराबर 16, 17 और फिर कितना हो जाएगा, 18। जब इन तीनों को हम जोड़ेंगे तो इनकी जोड़ कितनी आनी चाहिए, 51 आनी चाहिए। एक बार चेक कर लेते हैं। तो देखो 6 और 7 कितना हो गया, 13, 13 और 8 कितना हो गया, 21, हासिल के 2, 1 2 3 और 2 5, आया 51। तो वो लगातार 3 पूर्णांक क्या होंगे, 16, 17 और 18। प्रश्न संख्या 7 है, 8 के लगातार 3 गुणजों का योग 888 है, तो गुणजों को ज्ञात कीजिए। तो अब देखो ये गुणज क्या होता है। जैसे 8 के अगर मैं गुणज कहूं तो 8 का पहाड़, 8 का क्या हो जाएगा, पहाड़, 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 8 त्रिया 21, ऐसे करके आपके ये क्या हो जाएंगे, 8 के गुणज हो जाएंगे। तो हमें 8 के लगातार ऐसे 3 गुणज चाहिए। जैसे अगर लगातार अगर मैं 8 से गिनूं तो 8 के लगातार 3 गुणज क्या हो जाएंगे, 8, 16 और 21। 21 के बाद क्या आता है, 24, है ना, सॉरी ये 21 नहीं होगा, यहाँ पर 24 होगा। तो 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 8 त्रिया 24, तो ये इसके पहाड़ा हो गया। तो हमें ऐसे लगातार 3 गुणज चाहिए जिनको जोड़ दे तो उनकी जोड़ कितनी आए, 888 आए। लेकिन हमें पता नहीं है कि वो गुणज कौन से है। तो हम क्या करेंगे, पहला गुणज क्या मान लेंगे, x मान लेंगे। तो माना प्रथम गुणज बराबर कितना हो जाएगा, x हो जाएगा। अब हमें द्वितीय गुणज चाहिए। क्या चाहिए, द्वितीय गुणज। तो अब यहाँ ध्यान रखना, यहाँ पहला गुणज कितना है, 8, दूसरा गुणज कितना आया, 16। इसका मतलब अगर मैं 8 का पहाड़ा लिखता हूं तो 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 8 त्रिया 24, 8 चौक 32, ऐसे इसका पहाड़ा आता है। ठीक है, हमने किया क्या पहाड़े में, हमने ये किया कि भाई पहला क्या है, 8, दूसरा कैसे 16 मिलेगा कि भाई 8 2 बार जोड़ दो, तीसरे 24 कैसे मिलेगा कि भाई 8 को कितनी बार जोड़ दो, 3 बार जोड़ दो, 32 कैसे मिलेगा कि 8 को 4 बार जोड़ दो, तो हमें क्या मिल जाएगा, 32 मिल जाएगा, है ना। तो मुझे लगातार 3 गुणज चाहिए। तो अगर पहला गुणज x है तो दूसरा गुणज क्या होगा कि भाई 8 + 8, यानी एक बार 8 और जोड़ दो। तो ये जो x है उसमें आप क्या करो, एक बार 8 जोड़ दो। अब तृतीय गुणज चाहिए, तो तृतीय गुणज के लिए क्या करेंगे, 2 बार 8 जोड़ दो, यानी x + 8 + 8, है ना। और 8 कितना होता है, 16। तो मैं यहाँ पर सीधा 8 + 16 कर देता हूँ। तो ये आपका कौन सा गुणज आ जाएगा, तृतीय गुणज आ जाएगा। अब प्रश्न क्या कहता है, प्रश्न कहता है कि प्रथम गुणज प्लस द्वितीय गुणज प्लस
तृतीय गुणज, इन तीनों को जोड़ने पर इनकी जोड़ कितनी आती है? 888 आती है। तो पहला गुणज कितना है? x, दूसरा गुणज कितना है? x प्लस 8, तीसरा गुणज कितना है? x प्लस 16, और इन सब की जोड़ कितनी है? 888। यहां तक समझ में आया? अब x कितने हैं देखो, 1x, 2x और 3x, तो इन तीनों को हम जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 3x प्लस 8 और 16, इन दोनों को जोड़ो तो 16 और 8 कितना हो जाएगा? 24 हो जाएगा, बराबर यहां कितना आ गया? 888। अब हमें x का मान ज्ञात करना है, तो इस 24 को हम पहले इधर भेजेंगे, तो 3x बराबर 888। ये दोनों तो अपनी जगह पर है, ये उसके पीछे चला गया, तो ये प्लस का क्या हो गया? माइनस का 24 हो गया। तो 888 में से मुझे 24 निकालना है, तो 8 में से 4 गया 4, 8 में से 2 गया 6, और ये 8 का 8, कितना बच गया? 864। तो 3x बराबर 864। अब यहाँ 3 गुणे में है, तो मुझे इस 3 को उधर भेजना है, तो वो किस में आ जाएगा? भाग में या बट्टे में। तो x बराबर 864 और ये गुणे में है, तो नीचे बट्टे में 3 आ जाएगा। अब 864 में हमें क्या करना है? 3 का भाग लगाना है। तो 864 में हम 3 का भाग लगाएंगे, तो देखो 3 दूनी 6, पीछे बचा 2 और ये 6, 7 त्रिया 21, 8 त्रिया 24, पीछे बचा 2 और आगे 4, और 8 त्रिया 24, पीछे बचा 0। उत्तर कितना आया? 288, यानी x बराबर कितना आया? 288। ये आपका कौन सा गुणज है? प्रथम गुणज है, ये प्रथम गुणज है। अब हमें द्वितीय गुणज चाहिए, है ना? द्वितीय गुणज चाहिए, तो द्वितीय गुणज क्या है? x प्लस 8, x प्लस 8, यानी x कितना निकला? 8, 288, उसमें कितना जोड़ दो? 8, तो 288 में 8 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 296। तो ये अपना दूसरा गुणज हो जाएगा। और तृतीय गुणज क्या होगा? कि तृतीय गुणज जो है वो है x प्लस 16, x प्लस 16, x हमने कितना निकाला? 288, फिर प्लस 16, 16 कितना है? 16 ही है, तो 288 में 16 जोड़ो, तो 8 और 6 14, हासिल का 1, 8 9 1 10, हासिल का 1, और ये कितना हो गया? 3। तो तीसरा जो गुणज है वो कितना हो जाएगा? 304। तो अगर हम पहला गुणज 288 ले, दूसरा गुणज 296 ले, और तीसरा गुणज 304 ले, तो इन तीनों की जोड़ कितनी आएगी? 888 आएगी। जोड़ के देखते हैं, 8 और 6 14, 14 और 4 18, हासिल का 1, 8 और 8 16 और 1 17, 17 और 1 18, 18 का 8, हासिल का 1, 2 और 1 3, 5, 5 और 3 8 आया, है ना? अगला प्रश्न देखो, प्रश्न संख्या 8 है, 3 लगातार पूर्णांक बढ़ते क्रम में लेकर उन्हें क्रमशः 2, 3 तथा 4 से गुणा कर योग करने पर योगफल 74 प्राप्त होता है, तो तीनों पूर्णांक ज्ञात कीजिए। देखो अभी मैंने बताया पूर्णांक क्या होता है ना? जिसमें 0 हो, जिसमें प्लस की संख्या हो, और इधर क्या हो? माइनस की संख्या हो, तो उसे हम क्या कहते हैं? पूर्णांक कहते हैं। अब 3 लगातार पूर्णांक लेने हैं, और वो भी कैसे? बढ़ते क्रम में। और बढ़ते क्रम मतलब इधर 1 2 3 ऐसे बढ़ते क्रम में हमें उनको क्या करना है? लेना है। तो मान लेते हैं प्रथम पूर्णांक जो है वो है x, माना प्रथम पूर्णांक बराबर x। तो द्वितीय पूर्णांक क्या होगा? अभी मैंने बताया, बताइए। द्वितीय पूर्णांक क्या होगा? लगातार 3 है ना, तो पहला अगर x है तो दूसरा x प्लस 1, दूसरा x प्लस 1, और तीसरा x प्लस 1 प्लस 1, है ना, यानी x प्लस 2। तो तृतीय पूर्णांक क्या हो जाएगा? तृतीय पूर्णांक जो है वो हो जाएगा आपके x प्लस 2। तो ये 3 पूर्णांक हो गए लगातार। लेकिन अब प्रश्न को थोड़ा घुमाया है, देखो क्या किया प्रश्न में। अब उन्हें क्रमशः, यानी लगातार तीनों को, पहले को 2 से गुणा कर दे, दूसरे को 3 से गुणा कर दे, और तीसरे को 4 से गुणा कर दे, और फिर गुणा करने के बाद उनको जोड़ दे, तो इनका योग कितना आएगा? 74 आएगा। तो अब प्रश्नानुसार, प्रश्न क्या कह रहा है उसके अनुसार, प्रश्नानुसार अगर
जो पहला पूर्णांक है उसको किससे गुणा कर दे, प्रथम पूर्णांक को 2 से गुणा कर दे, दूसरे पूर्णांक को यानी द्वितीय पूर्णांक को किससे गुणा कर दे, 3 से गुणा कर दे, और तीसरे पूर्णांक को किससे गुणा कर दे, 4 से गुणा कर दे, तृतीय को किससे गुणा कर दे, 4 से गुणा कर दे, और फिर इनको हम सबको जोड़ दे, यहाँ प्लस का निशान लगाया मतलब सबको जोड़ दे, तो इन सब की जोड़ कितनी आती है, 74 आती है ना। अब 2 गुणा प्रथम पूर्णांक हमने क्या लिया, x, तो यहाँ कोष्टक लगाने की जरूरत नहीं है, ये समझाने के लिए बताया, तो 2 गुणा x प्लस यहाँ द्वितीय पूर्णांक क्या है, x प्लस 1, तो यहाँ कोष्टक बनाना पड़ेगा आपको, प्लस तृतीय पूर्णांक क्या है, x प्लस 2, तो 4 इंटू एक्स प्लस 2 बराबर 74। अब सबसे पहले हमें ब्रैकेट को तोड़ना पड़ेगा, और हमने कक्षा 6 में सीखा था कि ब्रैकेट कैसे तोड़ते हैं, कि अगर कोई संख्या कोष्टक के बाहर है और x प्लस 1 ऐसे है, तो इस 2 का गुणा x से भी होगा और इस 2 का गुणा 1 से भी होगा, तो 2 इंटू एक्स होता है 2x, फिर ये प्लस का निशान, फिर 2 का गुणा 1 से होगा तो 2 एकम 2, तो ऐसे हमें ब्रैकेट को ओपन करना है। तो यहाँ पर तो कोई ब्रैकेट है नहीं, तो 2x प्लस, अब यहाँ 3 का गुणा x से 3x होता है, और 3 का गुणा 1 से, लेकिन पहले क्या आया, प्लस, तो 3 का गुणा 1 से 3 एकम 3, फिर प्लस का निशान। अब 4 का गुणा x से तो 4x, और फिर यहाँ प्लस आ गया। अब 4 का गुणा 2 से, 4 दूनी 8, ब्रैकेट हट गया, बराबर 74। अब x को जोड़ो, फिर संख्या को जोड़ो, तो यहाँ है 2x 3x 4x, 2x 3x 4x, इनको जोड़ेंगे तो ये तो x ही आएगा इधर, 4 और 3 7, 7 और 2 9, यानी इनकी जोड़ कितनी आएगी, 9x आएगी, तो ये हो गया आपके 9x, x की जोड़ कितनी हुई, 9x। अब यहाँ है 3 और यहाँ है 8, तो 3 और 8 को जोड़ने पर कितना मिलेगा, 11, है ना, 8 9 10 और 11, तो ये हमने इनको क्या करा, जोड़ दिया, x x से जुड़ गया और संख्या संख्या से जुड़ गई, और इन सब की जोड़ कितनी आई, 74 आई। अब हमारे पास समीकरण बन गया, तो हमें यहाँ x को रखना है, बाकी सबको उधर भेजना है, तो सबसे पहले इस प्लस 11 को उधर भेजेंगे, तो अपनी जगह पर कौन कौन है, 9x अपनी जगह पर है, बराबर अपनी जगह पर है, और 74 अपनी जगह पर है। कौन जा रहा है, ये 11 जा रहा है, किधर जा रहा है, इसके पीछे, तो प्लस का 11 इधर जाके क्या हो गया, माइनस का 11 हो गया। अब 74 में से हम पहले 11 को निकाल देंगे, तो 4 में से 1 गया 3, और 7 में से 1 गया 6, कितना बचा, 63, तो 9x बराबर 63। अब ये 9x के साथ गुणे में है ना, तो x बराबर 9 उधर भाग में जाएगा, हो जाएगा 63/9, और 63 में हमें अगर 9 का भाग देना है तो कितनी बार जाएगा, 7 9 63, है ना, 7 बार भाग जाएगा, तो ये आपके x बराबर कितना आया, 7 आया। अब x 7 आया, यानी प्रथम पूर्णांक हमारे पास कितना आया, 7, ये प्रथम पूर्णांक है ना। अब हमें चाहिए द्वितीय पूर्णांक, तो द्वितीय पूर्णांक यहाँ हमने कितना लिखा, x प्लस 1, है ना, तो यहाँ हमें लिखना होगा द्वितीय पूर्णांक हमारा ये वाला होगा, देखो ये वाला 3 इंटू एक्स प्लस 1, और एक बात ध्यान रखना, प्रथम पूर्णांक भी कितना है, 2 इंटू एक्स, ये प्रथम पूर्णांक है, ये द्वितीय पूर्णांक है, यानी हमें इसको क्या करना है, 2 से 3 से और 4 से गुणा करके फिर हमने जोड़ा है ना, और ये तीसरा पूर्णांक है। तो जो पहला पूर्णांक x हमारा जो आया वो कितना है, 7, तो ये 7 किससे गुणा हो रहा है, 7 2 से गुणा हो रहा है, तो इसका भी हमें ध्यान रखना है ना। तो यहाँ हमें प्रथम पूर्णांक लिखना पड़ेगा। प्रथम पूर्णांक क्या होगा, देखो इधर कर देता हूँ, x का मान हमारे पास कितना आया, 7 आया, तो प्रथम पूर्णांक किससे गुणा हो रहा है, 2 से गुणा हो रहा है प्रथम पूर्णांक, ठीक है। तो यहाँ हमारे पास x का मान आया 7, ठीक है, तो 2 का गुणा x से हो जाएगा, यानी 2 इंटू एक्स, और x कितना है, 7, तो 7 दूनी 14। फिर जो द्वितीय पूर्णांक है उसका किससे गुणा हो रहा है, 3 से हो रहा है ना, तो 3 इंटू, अब द्वितीय पूर्णांक क्या है, x प्लस 1, x कितना आया, 7,
तो साथ में एक जोड़ो कितना हो जाएगा 8, तो 3 का 8 से गुणा करेंगे तो 8 त्रिया 24। और फिर तृतीय पूर्णांक जो है उसका किससे गुणा हो रहा है 4 से, है ना। तो 4 इंटू, अब तृतीय पूर्णांक कहाँ है यहाँ पर है, और x में कितना जोड़ रहे हैं हम 2, और x हमारा कितना था 7, तो 7 में 2 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 9, तो 9 और 4 का गुणा 9 चौक 36। अब इन तीनों को अब जोड़ेंगे तो इनकी जोड़ कितनी आनी चाहिए 74 आनी चाहिए, है ना। तो ये हो गया 4 और 4 8, और सॉरी 4 और 4 8, 8 और 6 14, हासिल का 1, 2 और 2 4, 4 और 3 7, इन तीनों की जोड़ कितनी आ गई 74 आ गई। और जो वो लगातार तीनों पूर्णांक है वो क्या है, लगातार जो तीनों पूर्णांक है वो क्या हो जाएगी भाई, पहला पूर्णांक तो कितना आया x यानी 7, दूसरा क्या हो जाएगा 8, और तीसरा क्या हो जाएगा 9। तो लगातार पूर्णांक तो आपके कितना हो जाएगा 7 8 9, और जो तीन संख्या होगी 14 24 और 36, इन तीनों को जोड़ने पर कितना आएगा 74 आएगा। तो ये मैंने यहाँ पर जांच की है, आपको खाली उत्तर इतना लिखना है, लगातार तीनों पूर्णांक 7 8 और 9 है। प्रश्न संख्या 9 है, राहुल और हारून की वर्तमान आयु में अनुपात 5:7 है। 4 वर्ष बाद उनकी आयु का योग 56 वर्ष हो जाएगा, उनकी वर्तमान आयु क्या है। तो देखो यहाँ पर जो राहुल है और हारून है ना, ये राहुल हो गया और इधर क्या हो गया हारून हो गया। अब इनका अनुपात दिया, इनकी वर्तमान आयु का अनुपात, कौन सी आयु वर्तमान आयु, और वर्तमान आयु का क्या दिया अनुपात दिया। और पिछले प्रश्न में मैंने बताया था कि जब भी अनुपात देता है तो वो आयु नहीं होती है ना, वो संख्या नहीं होती है, वो क्या होता है अनुपात होता है। तो इनका जो वर्तमान अनुपात है वो कितना है 5:7 है। अब मुझे उनकी आयु बतानी है, तो यहाँ राहुल की जो आयु हो जाएगी, राहुल की आयु वो हो जाएगी 5 इंटू एक्स, 5x वर्ष। याद रखना जब भी अनुपात दे तो उसके साथ x लगा दो, तो वो आपका क्या बन जाएगा, उसकी एज आ जाएगी, उसका आयु आ जाएगा। ठीक है, तो राहुल की आयु कितनी हो गई 5x, और ये वर्तमान आयु है। और हारून की आयु कितनी हो जाएगी, हारून की आयु जो है वो हो जाएगी 7x, कितनी हो जाएगी 7x वर्ष। ये इनकी वर्तमान आयु है, और हमें वर्तमान आयु ही ज्ञात करनी है। इसका मतलब अगर मैं x को ज्ञात कर लेता हूं, है ना, तो राहुल की आयु भी निकल जाएगी और हारून की आयु भी निकल जाएगी। लेकिन इसके लिए मुझे समीकरण बनाना पड़ेगा। तो प्रश्न क्या कहता है आगे देखो, 4 वर्ष बाद, देखो आज अगर मैं 5 साल का हूं, मान लो हूं नहीं लेकिन मान लो अगर आज मैं 5 वर्ष का हूं, तो 4 वर्ष बाद कितना हो जाऊंगा, 4 वर्ष बाद 9 हो जाऊंगा, है ना। तो इसका मतलब मैंने क्या किया, 5 और 4 में 5 और 4 को जोड़ दिया। तो अगर मुझे इन दोनों की 4 वर्ष बाद आयु चाहिए, है ना, 4 वर्ष बाद दोनों की आयु, ठीक है, कितनी हो जाएगी, क्रमशः यानी राहुल की हो जाएगी 5x + 4, 7x + 4। तो राहुल की तो हो जाएगी 5x + 4, और हारून कितनी हो जाएगी 7x + 4, यानी दोनों में मैंने क्या किया 4 4 जोड़ दिया, है ना। अब प्रश्न क्या कहता है, अब कहता है अगर उन दोनों की आयु को जोड़ दे, यानी इन दोनों को जोड़ दे, तो उनकी जोड़ कितनी आती है 56 आती है। अब हमें प्रश्न क्या कह रहा है, प्रश्नानुसार कि अगर मैं राहुल की आयु 4 वर्ष बाद, है ना, और हारून की आयु जोड़ दूं तो उनकी जोड़ कितनी आती है 56 वर्ष आती है। यानी राहुल की आयु कितनी हो गई 5x + 4, ये 4 वर्ष बाद बतानी है, कितने वर्ष बाद 4 वर्ष बाद। तो 5x + 4 प्लस हारून की आयु 7x + 4, तो यहाँ आ जाएगा 7x + 4, और दोनों की जोड़ कितनी है 56 है। अब x को जोड़ दो और संख्या को जोड़ दो, तो यहाँ 5x है और यहाँ 7x है, तो 5 और 7 कितना होता है 12, और दोनों x है तो x आ जाएगा। फिर प्लस 4 और 4 जुड़ेगा तो कितना आ जाएगा 8,
बराबर इधर कितना है 56। अब हमें x ज्ञात करना है, बाकी सबको उधर भेजना है। तो सबसे पहले ये 8 उधर जाएगा, तो अपनी जगह पर कौन है 12x है, बराबर है और 56 है। कौन जा रहा है, ये 8 जा रहा है उधर, तो ये प्लस का 8 उधर जाके क्या हो जाएगा माइनस का 8। अब हम 56 में से 8 को निकालेंगे तो बचेगा कितना 48। तो 12x बराबर कितना आएगा 48। अब यहाँ x के साथ 12 किस में है, गुणे में, तो 12 उधर जाएगा तो किस में आ जाएगा, भाग में यानी बट्टे में। तो x बराबर 48 बट्टे 12, यानी 48 में हमें 12 का भाग देना है। तो 12 एकम 12, 12 दूना 24, 12 तिया 36, 12 चौक 48। कितनी बार गया भाग, 4 बार। तो x बराबर मुझे कितना मिला 4। x मुझे 4 मिला है, लेकिन मुझे क्या निकालना है, राहुल की आयु निकालनी है। राहुल की आयु निकालनी है और वो कितनी है, वो है आपके 5x। और यहाँ दोनों के बीच किसका निशान, गुणे का निशान, यानी 5 इंटू एक्स कितना निकाला मैंने 4, तो दोनों को गुणा करेंगे तो 5 चौक 20 वर्ष। तो राहुल की आयु तो कितनी आ गई 20 वर्ष आ गई। राहुल की आयु कितनी आ गई 20 वर्ष आ गई। और हारून की आयु कितनी होगी, हारून की आयु, तो हारून की आयु कितनी है 7x, वर्तमान आयु 7x। तो 7 गुणा x कितना निकाला 4, तो 7 चौक 28। तो हारून की आयु जो है वो कितनी हो जाएगी 28 वर्ष हो जाएगी। प्रश्न संख्या 10। प्रश्न है, किसी कक्षा में बालक और बालिकाओं के संख्याओं का अनुपात 7:5 है। यदि बालकों की संख्या बालिकाओं की संख्या से 8 अधिक है तो कक्षा में कुल कितने विद्यार्थी हैं। देखो बहुत अच्छा प्रश्न है, आप समझने की कोशिश करना इस प्रश्न को कि भाई एक कक्षा है, उस कक्षा में कुछ बालक है, कुछ क्या है बालक है, और कुछ बालिकाएं हैं। कुछ बालक है और कुछ बालिकाएं हैं, यानी लड़कियां हैं। बालक जो है उनका अनुपात है 7 और बालिकाओं का अनुपात कितना है 5, 7:5, यानी पहले बालक 7 फिर बालिका 5। फिर ये कह रहा है कि यदि बालकों की संख्या बालिकाओं की संख्या से, हमेशा ध्यान रखना हमें x किसको मानना है, हमें x उसको मानना है जो बाद में आता है। पहले कौन आया बालक, बाद में कौन आया बालिका, तो पहले बाद में जो आता है उसको हमेशा x माना जाता है। तो अब इसको प्रश्न को ध्यान से समझना। माना बालिकाओं की संख्या, बालिकाओं की संख्या हमने मान ली x, कितनी मान ली x, तो बालकों की संख्या कितनी हो जाएगी, बालकों की संख्या जो है वो कितनी हो जाएगी x + 8, क्योंकि बालक जो है वो बालिकाओं की संख्या से 8 अधिक है। अधिक मतलब x से 8 ज्यादा है, तो हमने x + 8 कर ली। अब कक्षाओं में कुल कितने विद्यार्थी है वो हमें बताना पड़ेगा। तो जब ऐसे प्रश्न आते हैं, है ना, तो हमें कैसे करना है, बड़े ध्यान से समझना। सबसे पहले यहाँ बालक का अनुपात है 7 और बालिकाओं का अनुपात कितना है 5, और मैंने संख्या कितनी मानी x, और बालकों की संख्या कितनी मानी x + 8। तो यहाँ अनुपात का मतलब क्या होता है समझो, 7:5 का मतलब होता है 7/5, यानी 7 ऊपर और 5 नीचे, तो इसे 7/5 भी हम लिख सकते हैं। अब क्योंकि हमें क्या बनाना है, समीकरण बनाना है। ये ऐसे प्रश्न आए तब आपको विशेषकर ध्यान रखना पड़ेगा कि यहाँ पर किसी प्रकार का प्रश्न के अंदर समीकरण नहीं बन रहा है, हमें समीकरण बनाना पड़ेगा। क्योंकि इससे पहले जो भी प्रश्न थे उसमें क्या लिखा था कि इनका योग जो है वो 77 है, 78 है, जितना भी है। तो ये योग वाले सवाल जो आते थे वो पहले हम करते थे, लेकिन यहाँ पर कहीं भी हमें इनका योग इतना है उतना है वो सब हमें नहीं बताया। तो ऐसे प्रश्न आएंगे तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले 7:5 को 7/5 में बदल देंगे। ठीक है, तो अब यहाँ लिखेंगे प्रश्नानुसार कि जो बालकों की संख्या है वो कितनी है x। ठीक है,
बालकों की संख्या, बालकों की संख्या कितनी है, x है। तो बालकों की संख्या बट्टा नीचे कितनी क्या है, बालिकाओं की संख्या, बालिकाओं की संख्या, बालिकाओं की संख्या किसके बराबर है कि भाई बालक के अनुपात यानी 7 के, बालक के अनुपात और बालिकाओं के अनुपात यानी 5 के बराबर है। अब बराबर का निशान आएगा, जब तक बराबर का निशान नहीं लगाओगे तब तक आपका समीकरण नहीं बनेगा। तो इस प्रश्न में हमें समीकरण बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा कि हमें अनुपात को बट्टे में बदलना है 7/5 और उसको उधर लिखना है बराबर के इस साइड में 7/5। अब हमें यहाँ पर बालिकाओं की संख्या हमने क्या मानी x, सॉरी बालकों की संख्या हमने क्या मानी x, तो ऊपर आ जाएगा x बट्टा नीचे क्या आ जाएगा, बालिकाओं की संख्या क्या हो जाएगी, सॉरी माफ करना, बालकों की संख्या क्या है x + 8, तो ऊपर आ जाएगा x + 8 और नीचे बालिकाओं की संख्या क्या आ जाएगी x बराबर यहाँ कितना है 7/5। तो बालकों की संख्या तो 7 और बालिकाओं की संख्या 5। इस प्रकार से हमें यहाँ पर एक समीकरण बनेगा। अब इस समीकरण को सरल कैसे करना है उसको भी आप समझो। हम क्या करेंगे कि यहाँ बराबर का निशान है और यहाँ दो संख्या है बट्टे में, इसको समझना, जब भी आप a/b बराबर c/d दे रखा हो तो क्योंकि ये भाग में है तो इधर गुणे में आ जाता है और ये इधर भाग में है, नीचे मतलब भाग में है तो इधर जाके वो किस में चला जाता है, गुणे में चला जाता है। तो हम यहाँ क्रॉस गुणा करेंगे, इस 5 को इससे गुणा करेंगे यानी x + 8 को किससे गुणा कराएंगे 5 से, यानी ये 5 उधर चला जाएगा गुणे में, ये x उधर चला जाएगा 7 के इधर गुणे में, तो इधर कितना है 7 और गुणे में क्या आ जाएगा x आ जाएगा। अब इस 5 को हम खोलेंगे यानी 5 का गुणा x से भी होगा, कितना हो जाएगा 5x, फिर प्लस इस 5 का गुणा 8 से भी होगा तो 5 का गुणा 8 से 8 पंजे 40, तो गुणा होकर कितना हो जाएगा 40 बराबर इधर कितना है 7x है। चलो अब आगे करते हैं। हमने पढ़ा था कि ये जो x है वो हमेशा राइट साइड में होना चाहिए और जो ये संख्या है वो हमेशा x जो है वो लेफ्ट साइड में होना चाहिए और संख्या जो है वो राइट साइड में होनी चाहिए। तो हम क्या करेंगे, इसको तो उधर ले जाएंगे और इस 40 को इधर लेके आएंगे। तो ये प्लस का यहाँ पर तो 5x अपनी जगह पर है ना, इधर कौन आ रहा है, ये 7x आ रहा है और ये कैसा है प्लस का, क्योंकि यहाँ पर कोई निशान नहीं, तो 7x इधर आएगा तो क्या हो जाएगा माइनस का 7x हो जाएगा। ये 40 उधर जाएगा तो ये प्लस का है तो उधर जाकर ये कैसा हो जाएगा माइनस का 40 हो जाएगा। अब देखो 5x में से 7x को हमें जोड़ना नहीं है, घटाना है। तो 7 में से जब हम 5 को घटाते हैं तो कितना आता है 2 आता है, कितना आता है 2 आता है। लेकिन 5 में से जब हम 7 को घटाते हैं ना तो माइनस का 2 आता है। ये हमने 7वीं कक्षा में पढ़ा था पूर्णांक नियम से। तो 5x में से 7x गया तो कितना बचा माइनस का 2x बचा और इधर कितना माइनस का 40 है। अब मुझे यहाँ x का मान चाहिए और ये 2 जो है इसके साथ गुणे में जुड़ा हुआ है, ये माइनस का 2 जो है x के साथ किस में जुड़ा हुआ है, गुणे में जुड़ा हुआ है, तो ये इधर जाएगा तो भाग में आ जाएगा। तो यहाँ बचा x बराबर -40, ये 2 माइनस का 2 गुणे में यानी भाग में आ जाएगा बट्टे में माइनस का 2। अब 40 में हमें 2 का भाग लगाना है। यहाँ ध्यान रखना जब भी माइनस बट्टे माइनस आता है, ऊपर भी माइनस नीचे भी माइनस, तो माइनस बट्टे माइनस क्या होता है प्लस होता है, यानी माइनस से माइनस कैंसिल कर देते हैं अपन, यानी वो क्या बन जाता है प्लस बन जाता है। तो याद रखना इसको, जब ऊपर भी माइनस हो नीचे भी माइनस हो तो माइनस बट्टा माइनस उत्तर किस में आएगा, प्लस में आएगा। तो x बराबर 40 में 2 का भाग देंगे तो उत्तर कितना आएगा 20, तो x हमें कितना मिलेगा 20 मिलेगा। अब हमें क्या बताना था, हमें कुल संख्या बतानी थी और कुल संख्या क्या होगी, बालक और बालिकाओं की जो है कुल संख्या यानी कुल कितने विद्यार्थी थे वो हमें बताना पड़ेगा। तो यहाँ आया x, तो सबसे पहले हम बालकों की संख्या निकालेंगे। बालकों की संख्या क्या है, बालकों की जो संख्या है वो हमने क्या मानी थी x + 8, तो ये हो जाएगा x + 8। x हमारा कितना आया 20, 20 में 8 जोड़ दो कितना आ जाएगा 28। अब बालिकाओं की संख्या, बालिकाओं की संख्या
क्या मानी थी, बालिकाओं की संख्या x मानी थी, और x हमारा कितना है 20। तो यहाँ बालकों की संख्या तो है 28। अब कुल विद्यार्थी का मतलब बालक और बालिका दोनों को जोड़ दो, तो बालकों की संख्या तो है 28 और बालिकाओं की संख्या कितनी है 20। तो दोनों को जोड़ेंगे तो 8 और 0 8, 2 और 2 4। तो कुल विद्यार्थी जो है वो कितने हैं, वो आपके हैं 48। इस प्रकार से आपको उत्तर निकालना पड़ेगा। अगर समझ में नहीं आया तो वीडियो को पीछे करो और वापस इस प्रश्न को समझने की कोशिश करो। प्रश्न संख्या 11 है, बाईचुंग के पिताजी उसके दादाजी से 26 वर्ष छोटे हैं और उससे 29 वर्ष बड़े हैं। यदि उन तीनों की आयु का योग 135 वर्ष है तो उनकी आयु अलग अलग बताइए। तो एक बाईचुंग नाम का लड़का है, प्रश्न को समझना देखो। बाईचुंग माना बाईचुंग की आयु, यहां अगर मैं बाईचुंग की आयु x वर्ष मानता हूं तो उसके पिताजी की आयु क्या होगी, पिताजी की आयु क्या होगी कि भाई प्रश्न क्या कह रहा है, ध्यान से सुनो। उसके दादाजी तो उसके पिताजी से, जो पिताजी है उसके दादाजी से 26 वर्ष छोटे हैं। कौन, पिताजी। देखो ये बाईचुंग हो गया, ये पिताजी हो गए और ये दादाजी हो गए, ग्रैंडफादर, ठीक है। तो बाईचुंग जो है उसके पिताजी जो है उसके दादाजी से ये 26 वर्ष छोटे हैं। कितने छोटे हैं, 26 वर्ष छोटे हैं। और उससे यानी बाईचुंग से उसके पिताजी कितने बड़े हैं, 29 वर्ष बड़े हैं, यानी ये 29 वर्ष इनसे क्या है, छोटा है। तो हम यहाँ पर ये कह सकते हैं कि बाईचुंग जो है वो अपने पापा से तो 29 वर्ष छोटा है और उसके दादाजी से इन दोनों को जोड़ दो तो 9 और 6 कितना हो गया, 5, असल का 1, 55 वर्ष। यानी बाईचुंग जो है वो अपने दादाजी से 55 वर्ष छोटा है। समझ में आई बात। यानी कहने का मतलब ये था कि उसके जो दादाजी है वो 55 वर्ष बड़े हैं बाईचुंग से और उनके पिताजी से 26 वर्ष बड़े हैं, है ना। तो पिताजी की आयु क्या होगी कि भाई ये पिताजी से कितना छोटा है, 29 वर्ष, यानी कि 29 वर्ष उसके पिताजी उससे बड़े हैं। तो यहाँ पर हम कहेंगे पिताजी की आयु हो गई x + 29 वर्ष। प्रश्न थोड़ा डिफिकल्ट है, समझना जरूरी है। तो दादाजी की आयु क्या हो गई कि दादाजी की जो आयु है वो हो गई आपके x + 55 वर्ष। क्यों हुई कि भाई बाईचुंग पापा जी से तो 29 वर्ष छोटा है और दादाजी से, और उनके पिताजी जो है दादाजी से 26 वर्ष छोटे हैं। तो इसका मतलब बाईचुंग जो है वो 26 + 29 यानी 55 वर्ष जो है दादाजी से छोटा है। तो यहाँ हो जाएगा, आप ऐसे भी कर सकते हो, x + 29 + 26 = 55 वर्ष, सॉरी x + 55 वर्ष, x + 55 वर्ष। अच्छा, अब प्रश्नानुसार प्रश्न कहता है कि अगर इन सब की आयु को जोड़ दे, प्रश्नानुसार अगर इन तीनों की आयु यानी किस किस की, बाईचुंग की आयु, उसके पिताजी की आयु और उसके दादाजी की आयु, तीनों को जोड़ दे तो उनकी जोड़ कितनी आएगी, 135 वर्ष आएगी। कितनी आएगी, 135 वर्ष आएगी। तो बाईचुंग की आयु है x, पिताजी की आयु x + 29 और दादाजी की आयु x + 55 वर्ष बराबर, इन सब की जोड़ कितनी है, 135 है। अब यहाँ x कितने हैं, 1x 1x 1x, तीनों कितने हो गए, 3x प्लस 55 और 29 को जोड़ देंगे यहाँ पर। तो 55 और 29 को जोड़ने पर देखो 9 और 5 14, हसल का 1 6 और 2 8, टोटल कितना हो गया, 84 हो गया बराबर 135। अब ये 84 उधर जाएगा तो यहाँ बचा 3x बराबर 135। ये 84 जो है वो बराबर के इधर जाएगा तो प्लस का क्या हो जाएगा, माइनस का 84। तो पहले हम इनको घटाएंगे, यानी 135 में से 84 को घटाएंगे। 5 में से 4 गया 1 और 13 में से 8 गया, कितना बचेगा, 5, है ना, यानी कितना आएगा 51। तो 3x बराबर 51 आएगा। x बराबर 51 बट्टे कितना हो जाएगा, 3, क्योंकि ये गुणे में है
तो उधर जाएगा बट्टे में आ जाएगा। तो अब 51 में हमें जो है किसका भाग देना है, 3 का। तो 3 एकम 3, पीछे बचा 2 और ये 21, 7 3 21, उत्तर कितना आया 17, है ना। तो x बराबर 17 वर्ष हो जाएगा। यानी बाईचुंग की जो आयु है, बाईचुंग की आयु जो है वो आपके हो गई 17 वर्ष। अब उसके पिताजी की आयु कितनी हो जाएगी, तो यहां देखो क्या करेंगे हम, पिताजी की आयु, तो यहाँ पिताजी की आयु दे रखी है x प्लस 29, x प्लस 29। तो x कितना है, x आया 17 प्लस 29, तो 7 और 9 कितना हो गया आपके, 7 और 9 हो गया 16, असल का 1, 2 और 1 3 और 1 4, कितना हो जाएगा 46 वर्ष। तो पिताजी की आयु हो गई 46 वर्ष। और दादाजी की आयु जो है, दादाजी की आयु वो कितनी मानी थी हमने, वो मानी थी x प्लस 55, x प्लस 55। तो x कितना निकाला 17 और उसमें कितना जोड़ना 55, दोनों को जोड़ देखो 7 और 5 12, हासिल का 1, 6 और 1 कितना हो गया 7। तो दादाजी की जो आयु है वो कितनी आएगी, 72 वर्ष आएगी। प्रश्न संख्या 12 है, 15 वर्ष बाद रवि की आयु उसकी वर्तमान आयु से 4 गुनी हो जाएगी, तो रवि की वर्तमान आयु क्या है। देखो प्रश्न बहुत ही मजेदार है, समझने की कोशिश करना कि माना रवि की आयु, माना जो रवि की वर्तमान आयु है, वर्तमान आयु वो हमने क्या मान ली, आयु बराबर x वर्ष मान ली। अब यदि हम 15 वर्ष बाद सोचे, है ना, 15 वर्ष बाद, तो हम कहेंगे 15 वर्ष बाद रवि की आयु क्या हो जाएगी, रवि की आयु जो है वो हो जाएगी x प्लस 15 वर्ष, है ना। 15 वर्ष कितनी है, x प्लस 15 हो जाएगी। और प्रश्न क्या कहता है, प्रश्नानुसार प्रश्न कहता है कि 15 वर्ष बाद रवि की आयु जो है उसकी 4 गुनी हो जाएगी, उसकी जो आयु है x है उसकी 4 गुनी, तो 4x, 4 गुनी x की का 4 गुना यानी 4x, है ना। तो ये 4 गुनी हो जाएगी, यानी 15 वर्ष बाद आयु कितनी है, x प्लस 15, और 15 वर्ष बाद उसकी आयु कितनी हो गई, 4 गुनी हो गई, 4x हो गई, है ना। तो ये बराबर है 15 वर्ष बाद उसकी आयु 4 गुनी हो जाएगी, यानी ये और ये भाग दोनों क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। तो अब हम क्या करेंगे, हम इस 4x को इधर लाएंगे, इसको हम इधर लाएंगे और इस 15 को हम उधर ले जाएंगे। तो यहाँ x है और ये 4x इधर आएगा, तो ये प्लस का इधर आएगा तो माइनस का 4x हो जाएगा, है ना, माइनस का 4x हो जाएगा, बराबर अपनी जगह पर है। ये 15 उधर जाएगा तो प्लस का क्या हो जाएगा, माइनस का 15 हो जाएगा। अब ये x का मतलब कितना, 1x, और ये है 4x। अब 1 में से 4 को घटाना है, तो घटेगा तो कितना आएगा, 3 आएगा, लेकिन प्लस का आएगा या माइनस का, माइनस का आएगी, क्योंकि माइनस का बड़ा है ना। ये सब हम 7वीं कक्षा में पढ़ चुके हैं। तो यहाँ -3 आया, यानी कि माइनस का 3x आया, और इधर कितना है, माइनस का 15। अब ये माइनस का 3x से कैसे जुड़ा हुआ है, गुणे में, तो इसको हम उधर भेजेंगे तो वो भाग में आएगा, x बराबर बट्टे में आएगा, माइनस का 15 बट्टा माइनस का 3। और जब कभी भी ऊपर भी माइनस हो और बट्टे के नीचे भी माइनस हो, तो माइनस बट्टा माइनस क्या होता है, प्लस होता है। तो अब इसका उत्तर प्लस में आएगा, x बराबर 15 में हम 3 का भाग देंगे, तो 5 3 15, भाग कितनी बार गया, 5 बार गया, तो x बराबर कितना आया, 5 वर्ष आया। और x क्या है, x हमारा रवि की वर्तमान आयु, कैसी आयु है, वर्तमान आयु। स्क्रीनशॉट ले सकते हो। प्रश्न संख्या 13 है, एक परिमेय संख्या को 5/2 से गुणा कर 2/3 जोड़ने पर -7/12 प्राप्त होता है, तो वह संख्या क्या है। तो हम उस संख्या को x मान लेते हैं, माना वह परिमेय संख्या क्या है,
x है, माना वह परिमेय संख्या बराबर x। अब इस संख्या को किससे गुणा करना है? 5/2 से गुणा करना है। तो प्रश्न हमारा क्या कह रहा है? प्रश्नानुसार इस संख्या को, इस परिमेय संख्या को किससे गुणा करना है? 5/2 से। तो यहाँ मैं 5/2 लिख देता हूँ। इसका मतलब ये यहाँ पर मैंने गुणा का निशान नहीं लगाया, ध्यान रखना, ये गुणे में है। 5/2 इंटू एक्स गुणा कर, अब इसमें क्या करना है? 2/3 जोड़ना है। तो ये जो भी संख्या आएगी इसमें हमें 2/3 जोड़ना है। और जैसे ही हम इसको जोड़ेंगे तो हमें माइनस का 7/12 प्राप्त होगा। कितना प्राप्त होगा? माइनस का 7/12 प्राप्त होगा। अब ये हमारे पास एक समीकरण बन गई है, इसे हमें सरल करना है। तो सबसे पहले हम इस 2/3 को उधर भेजेंगे। ये प्लस का है, उधर जाके क्या हो जाएगा? माइनस का। तो ये हो गया 5/2x बराबर माइनस का 7/12। क्यों? क्योंकि हमें इसको इधर भेजना है, तो बाकी तो अपनी जगह पर है। तो प्लस का 2/3 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? माइनस का 2/3। अब हम क्या करेंगे? अब हम एलसीएम लेंगे। क्योंकि बट्टे वाली संख्याओं की जोड़ बाकी कैसे होती है? एलसीएम से होती है। तो यहाँ पर देखो 12 और 3 का एलसीएम निकालेंगे। तो इन दोनों में देखो, यहाँ 12 में 2 का भाग जाता है तो 6 दूनी 12, और यहाँ नहीं जाता है तो 3 को वापस लिखेंगे। फिर 2 3 6 और 3 का 3। अब दोनों में 3 का भाग जाता है, 3 एकम 3 और 3 एकम 3। इनको गुणा करेंगे, वो हमारा क्या होगा? एलसीएम। तो 2 दूनी 4 और 4 3 12। इसका मतलब है 12 हमारा क्या हो गया? एलसीएम हो गया। अच्छा, अब 12 का पहाड़ा मैं कितनी बार बोलता हूँ तब 12 आता है? तो हम कहेंगे 12 एकम 12। कितनी बार बोलते हैं? एक बार बोलते हैं। तो जितनी बार बोलते हैं इसका इस ऊपर वाले से गुणा करना, यानी -7 का गुणा करना इस 1 से। फिर ये संख्या यहाँ पर माइनस है, चलो माइनस लगा दिया। फिर यहाँ कितना है? 2। तो अब इसका किससे गुणा होगा? भाई 3 का पहाड़ा मैं कितनी बार बोलता हूँ तो 12 आता है। तो 3 चौक 12, 3 चौक 12, यानी कितनी बार बोला? 4 बार। तो इस 2 का गुणा किससे हो जाएगा? 4 से हो जाएगा। अब हम इसको सरल करेंगे तो यहाँ पर है 5/2x बराबर 7 इंटू 1, 7 एकम 7, और ये आगे माइनस है तो 7 एकम 7, फिर यहाँ माइनस, 4 दूनी 8, तो ये हो गया 8/12। अब है 5x/2, चाहे x यहाँ लिखो चाहे x यहाँ लिखो, बात एक ही है, ठीक है। तो 5x/2 बराबर, ध्यान रखना माइनस और माइनस की संख्या जुड़ती है। तो 7 और 8 कितना हो जाएगा? -15, है ना। कितना हो जाएगा? -15। ये सारी चीजें हम 7वीं कक्षा में पढ़ चुके हैं। तो -15/12। अब हमें इस 5/2 को भी उधर भेजना पड़ेगा, तो हम इसको भी इधर भेजेंगे। तो x बराबर -15/12। ये तो अपनी जगह पर है, x अपनी जगह पर, -15/12 अपनी जगह पर, बराबर भी अपनी जगह पर। अब ये 5/2 उधर जाएगा, तो ध्यान रखना ये भाग में है तो ये ऊपर गुणे में आ जाएगा, और ये गुणे में है तो ये नीचे भाग में आ जाएगा। यानी यहाँ गुणे का निशान लगाना है, जो ऊपर है वो नीचे आ जाएगा और जो नीचे है वो ऊपर आ जाएगा। तो यहाँ पर ये 5 ऊपर था तो इधर नीचे आ जाएगा, ये नीचे था तो ये ऊपर आ जाएगा। समझ में आए? अब जो कटता है उसे काटेंगे। ऊपर नीचे देखो दोनों में 5 का पहाड़ा है, तो यहाँ पर 5 एकम 5 और यहाँ 5 त्रिया 15। यहाँ दोनों में 2 का पहाड़ा है तो 2 एकम 2 और 2 छंग 12। अब यहाँ 1 और 1 बचा, और 1/1 का कोई मतलब नहीं होता। तो x बराबर यहाँ ऊपर कितना है? -3/6। माफ करना, तो यहाँ x बराबर -3/6 हो गया। अच्छा, ये भी दोनों कट रहे हैं, देखो 3 एकम 3, 3 दूनी 6। तो उत्तर हमारा फाइनल क्या आया? -1/2। ये हमारा फाइनल आंसर होगा। प्रश्न संख्या 14 है, लक्ष्मी एक बैंक में खंजाची है। खंजाची यानी क्लर्क है, बाबू है, ठीक है। उसके पास नकदी के रूप में 100 रुपए, 50 रुपए व 10 रुपए वाले नोट है। अलग अलग नोट है उसके पास, अलग अलग नोटों की गड्डी है। उनकी संख्याओं में क्रमशः 2:3:5 का अनुपात है। यानी जो 100 का नोट है, समझना इसको, 100 का नोट है, फिर 50 का नोट है और फिर 10 का नोट है।
तो उसका जो अनुपात है वो 2 अनुपात है, यानी 100 के 2 हिस्से है, 50 के 3 हिस्से है और 10 के 5 हिस्से हैं, यानी गड्डियाँ अलग अलग गड्डियाँ इनकी नोटों की। अब और उनका कुल मूल्य, और इनको अगर सबको हम जोड़ेंगे तो वो कुल मूल्य कितना होगा, 4 लाख होगा। कुल मूल्य कितना होगा, 4 लाख होगा। तो बताओ उसके पास प्रत्येक प्रकार के कितने कितने नोट है, यानी उसके पास 100 के कितने नोट है, 50 के कितने नोट है और 10 के कितने नोट है, वो हमें बताना है। तो हमें सबसे पहले मानना पड़ेगा कि जो ये नोट है 100 रुपए के, 50 रुपए के, 10 रुपए के, है ना, उनकी संख्याओं का अनुपात हमें दिया हुआ है। तो ये अनुपात क्या है, 2:3:5। ठीक है, तो हम मानेंगे, माना 100 के नोट किस अनुपात में है, 2 अनुपात में। तो 100 के जो नोट है वो कितने हैं, 2x है। कितने हैं, 2x। फिर 50 के नोट, तो 50 के नोट का जो अनुपात है वो कितना है, 3 है। तो नोटों की संख्या कितनी हो जाएगी, 3x हो जाएगी। और जो 10 के नोट है, 10 के नोट, वो कितना अनुपात है, 5। तो नोटों की संख्या कितनी हो जाएगी, 5x हो जाएगी, है ना। ये मैंने बताया था कि अनुपात हो तो उसके साथ x लगा दो, वो संख्या निकल जाएगी। तो ये हमारे पास संख्या आ गई। अब अगर मुझे x को लाना है तो मुझे एक समीकरण बनाना पड़ेगा। अब समीकरण क्या है कि इनके नोटों का जो इनका कुल मूल्य है, यानी इनका जो कुल मूल्य होगा वो कितना होगा, 4 लाख होगा। लेकिन ये तो नोटों की संख्या है। अब मूल्य कैसे बनाएंगे तो समझना। मान लो यहाँ पर x का मान 10 होता, मान लो समझाने के लिए, तो 10 का किससे गुणा होता, 2 से गुणा हो जाता। तो 2 × 10 कितना बन जाता, 20 बन जाता। यानी ये 20 नोट है, 20 नोट है। और किसके है, 100 के है। किसके है, 100 के। तो 100 के कितने नोट हो गए, 20 के नोट हो गए। अब मैंने कहा कि कुल कितना रुपया है, तो आप क्या कहोगे कि भाई 100 का 20 से गुणा करा दो, तो कितना रुपया हो गया, 2000 रुपया हो गया। कितना हो गया, 2000 रुपया हो गया। तो अब यहाँ पर जो अपने को ये कुल मूल्य दिया हुआ है, तो इसका मतलब हमें भी इसको मूल्य बनाना पड़ेगा, जबकि ये तो नोटों की संख्या है। तो अब इसको हम मूल्य बनाएंगे। कैसे बनाएंगे, देखो कि 100 के नोट कितने हैं, 2x। तो 100 के कुल मूल्य कितना हो जाएगी भाई, 100 गुणा 2x, यानी 2x से इसका क्या करा दो, गुणा करा दो। तो इसकी कुल मूल्य आ जाएगा, कुल मूल्य आ जाएगा। प्लस 50 का गुणा जब मैं 3x से कराऊंगा तो इसका भी कुल मूल्य आ जाएगा। और 10 का गुणा जब मैं 5x से कराऊंगा तो इसका भी कुल मूल्य आ जाएगा। और इन सभी मूल्यों को अगर मैं जोड़ूंगा तो वो कितना बन जाएगा, 4 लाख बन जाएगा। कितना बन जाएगा, 4 लाख बन जाएगा। अब हमारे पास यहाँ पर समीकरण बन गई। और मैंने आपको बताया था कि एक ही लाइन में जब गुणा भी हो प्लस भी हो तो पहले हमें गुणा करना है, फिर हमें जोड़ करनी है। तो पहले हम गुणा करेंगे, तो 100 का 2 से गुणा हो गया तो कितना हो गया, 200x हो जाएगा। प्लस 50 का 3 से गुणा होगा तो 150x हो जाएगा। और 10 का 5 से गुणा होगा तो 50x हो जाएगा, है ना। गुणा आपको आता है, आराम से करना आप। और इनकी जोड़ कितनी आ रही है, 4 लाख आ रही है। कितनी आ रही है, 4 लाख आ रही है। अच्छा, अब यहाँ जो x है उनको हम जोड़ेंगे। तो देखो यहाँ सभी x है, तो ये 200x है, ये 150x है, और ये कितना है, 50x है। इनकी जोड़ कितनी हो गई, 5 और 5 10, असल का 1 2 और 1 3 और 1 4, कितनी हो गई, 400 हो गई। तो यहाँ हमारे पास निकल के आया 400x बराबर 4 लाख। अब यहाँ ये 400x के साथ गुणे में जुड़ा हुआ है, तो यहाँ ये इस तरफ आएगा तो किस में आएगा, भाग में या बट्टे में। तो ये x बराबर 4 लाख बट्टे 400। तो 1 0 से 1 0 ऊपर 2 0 कट जाएंगे। 4 से यहाँ 4 कट गया तो यहाँ कितना आया, 1। 4 एकम 4, 4 एकम 4, यानी नीचे 1 बचा और ऊपर कितना बचा, 1 0 0 0, यानी 1000 बचा। यानी x हमारा कितना आया, 1000 आया। अब जब मैंने x का मान निकाल दिया तो क्या मैं नोटों की संख्या नहीं निकाल सकता हूँ, क्या नोटों की संख्या निकाल सकता हूँ, है ना। यानी 100 के नोट कितने माने थे मैंने, 100 के नोट थे हमारे पास में 2x, है ना, 2x, यानी 2 गुणा x, x कितना निकाला, 1000,
तो जैसे ही गुणा करूंगा तो 100 के कितने नोट आ जाएंगे, 2000 नोट आ जाएंगे। ये नोट है, ध्यान रखना, रुपया नहीं है। 100 के कितने नोट है, 2000 नोट। फिर 50 के नोट, तो 50 के नोट हमने कितने माने थे, 50 के नोट हमने माने थे 3x, यानी 3 गुणा x, और x कितना निकाला, 1000। और 3 का जब मैं 1000 से गुणा करूंगा तो गुणा कैसे करना है, देखो 3 एकम 3 और ये 3 जीरो लगा दो, ये आपके 3000 नोट हो जाएंगे। इसी प्रकार 10 के जो नोट है वो हमने कितने माने थे, 5x, तो 5 का गुणा किससे हो जाएगा, 1000 से हो जाएगा। तो 5 एकम 5 और ये 3 जीरो, यानी 10 के कितने नोट है, 5000 नोट है। तो इस प्रकार से आपको ये प्रश्न करना है। प्रश्न संख्या 15, मेरे पास 300 रुपए मूल्य के, यानी मेरे पास कितने रुपए है, 300 रुपए, तो कुल जो रुपए है मेरे पास वो कितने हैं, 300 है। अब इसमें से 1 रुपए, 2 रुपए व 5 रुपए वाले सिक्के हैं, यानी ये जो 300 रुपए है उसमें कुछ 1 रुपए का सिक्का है, दूसरा कुछ 2 रुपए का सिक्का है और तीसरे 5 रुपए के सिक्के हैं। और इन सिक्कों के इतने सिक्के हैं कि इन सबको मिलाने पर कुल मूल्य कितना आता है, 300 रुपए आता है। अब प्रश्न कह रहा है कि 2 रुपए वाले सिक्कों की संख्या 5 रुपए वाले सिक्कों की संख्या से तिगुनी है, और मैंने कहा था x किसको मानना है, जो बाद में आता है, और बाद में यहाँ कौन आया, 5 आया है ना। तो यहाँ मैं सीधा मान लेता हूँ, माना 5 रुपए के सिक्के, 5 रुपए के सिक्के, सिक्कों की संख्या या सिक्के हमने क्या मान लिए, x मान लिए। तो 5 रुपए के सिक्के कितने हो गए, x हो गए। तो यहाँ पर 2 रुपए के सिक्के कितने हो जाएंगे, 2 रुपए के जो सिक्के हैं वो 5 रुपए से कितने हैं, वो 5 रुपए से तिगुने हैं, यानी 3 गुने हैं, यानी x का किससे गुणा हो जाएगा, 3 से गुणा हो जाएगा, यानी वो तिगुने हो जाएंगे। लेकिन अब हमारे पास समस्या ये हो गई, तो फिर 1 रुपए के सिक्के कितने हैं, क्योंकि यहाँ पर तो कुल सिक्कों की संख्या कितनी दे दी, 60, यानी इन सभी सिक्कों को हम मिलाए तो कुल सिक्के कितने आ जाएंगे, 60 आ जाएंगे। तो अब इसका मतलब मुझे 1 रुपए के सिक्के क्या मानने होंगे, तो 1 रुपए के सिक्के कैसे मानेंगे, देखो ध्यान देना, यहाँ पर कुल सिक्के कितने हैं, 60 है, 160 है, सॉरी, कुल सिक्के कितने हैं, 160 है। तो यहाँ पर मेरे पास 1 रुपए के कुल 1 रुपए के जो सिक्के हैं वो निकालने, तो कैसे निकालेंगे भाई, कुल सिक्के कितने हैं, 160 है, तो उसमें से हम 5 रुपए वाले सिक्के निकाल देंगे और 3 रुपए वाले सिक्के निकाल देंगे। तो हमारे पास कौन से सिक्के बच जाएंगे, 1 रुपए वाले सिक्के बच जाएंगे। समझ आया, 160 में से, क्योंकि कुल सिक्के मेरे पास कितने हैं, 160 है, और 5 रुपए के सिक्के को मैंने x माना, 2 रुपए के सिक्के को मैंने 3x माना, तो ये दोनों मिलाकर कुल कितने सिक्के हो गए, 4x सिक्के हो गए, है ना। और जब मैं 160 में से इसको निकालूंगा तो मेरे पास कौन से सिक्के बच जाएंगे, 1 रुपए वाले सिक्के बच जाएंगे। तो इसका मतलब ये हो गया 160 माइनस 4x, ये आपके कौन से सिक्के हो गए, 1 रुपए के सिक्के हो गए। अब अगर इन तीनों सिक्कों को हम मिला दे, इन तीनों सिक्कों को हम मिला दे तो हमारे पास कितने रुपए के सिक्के हो जाएंगे, 300 रुपए के मूल्य हो जाएगा। टोटल कितना रुपए हो जाएगा, 300 रुपए हो जाएगा। लेकिन ये सिक्के है, मूल्य नहीं है, तो मूल्य कैसे बनेगा, रुपया कैसे बनेगा, कि भाई 5 रुपए के कितने सिक्के, x सिक्के, है ना। तो 5 रुपए को x से गुणा करेंगे तो वो उसका कुल रुपया आ जाएगा, उसका क्या आ जाएगा, कुल रुपया आ जाएगा। तो 5 रुपए के जो कुल मूल्य बनेंगे वो क्या बनेंगे, प्रश्नानुसार इस 5 का जब x से गुणा करूंगा तो वो 5 इंटू x मूल्य हो जाएगा, है ना। प्लस इसमें 2 रुपए के सिक्के को जब मैं 3x से गुणा करूंगा तो वो कुल मूल्य आ जाएगा, है ना। तो यहाँ हो जाएगा 2 का गुणा 3x से, 2 इंटू 3x, प्लस 1 रुपए वाले सिक्के कितने हैं, 160 माइनस 4x। तो जब इसको मैं 1 रुपए से गुणा करूंगा तो वो कुल मूल्य बन जाएगा। तो 1 गुणा 160 माइनस 4x, और इन सभी मूल्यों को जोड़ने पर
इसकी जोड़ कितनी आती है, 300 आती है, तो इनकी जोड़ कितनी हो जाएगी, 300 आ जाएगी। ये वही प्रश्न है जो हमने इससे पहले किया था, बस यहाँ थोड़ा ये जो 1 रुपए का सिक्का है वो हमें निकालना पड़ेगा। अच्छा, अब देखो यहाँ मैंने पहले भी बताया था कि प्लस और इंटू का निशान जब एक लाइन में दिखता है तो पहले हम इंटू को करते हैं। तो इसको छोड़ो, 5x प्लस यहाँ 2 और 3 का गुणा, 2 त्रिया 6 यानी 6x हो जाएगा। प्लस देखो 1 का गुणा किसी भी संख्या से करते हैं तो वही संख्या आ जाती है, तो इस 1 का गुणा इससे करेंगे तो हमें वापस 160 माइनस 4x मिल जाएगा, और यहाँ है बराबर 300, है ना। अब जो x के टर्म है उनको जोड़ना है या घटाना है, तो ये देखो दोनों प्लस के हैं तो ये तो जुड़ेंगे, और ये माइनस का है तो ये घट जाएगा। तो देखो 5 और 6 कितना हो गया, 11x हो गया, प्लस ये 160 माइनस 4x हो गया बराबर 300। अब 11x माइनस 4x, 11x माइनस 4x यानी 11 में से 4 को निकालना है, तो 11 में से 4 गया कितना बच गया, 7 बच गया, 7x बच गया, है ना। तो इसकी जो हम टोटल जोड़ बाकी करेंगे वो कितने आएगी, 7x आएगी, प्लस 160 बराबर इधर कितना है 300, ये बन गया अपना समीकरण। अब हमें क्या करना है, इस 160 को बराबर के इधर भेजना है, और मैंने बताया था कि जब इसको इधर भेजेंगे तो कौन नहीं जा रहा है, 7x और 300 नहीं जा रहा है, तो इनको वापस लिख दो, तो ये हो गया 7x बराबर 300। अब कौन जा रहा है, 160 जा रहा है, उधर जा रहा है, तो प्लस का क्या हो जाएगा माइनस, तो ये 160 उधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस का 160। अब 300 में से हम 160 को घटाएंगे, 0 में से 0 गया 0, 10 में से 6 गया 4, और 2 में से 1 गया 1, यानी 7x मेरे पास कितना आया, 140। अब यहाँ पर देखो 7 जो है वो गुणे में है, तो उधर किस में आएगा, भाग या बट्टे में, तो x बराबर 140 बट्टे कितना हो जाएगा, 7, 7 बट्टे में आ गया, भाग देंगे तो 7 एकम 7, 7 दूनी 14, है ना। तो ये 2 और 0 कितना हो गया 20, तो x बराबर मेरा कितना आया, 20 आया। अच्छा x क्या है, x यहाँ पर सिक्कों की संख्या है। अच्छा, अब हमें अलग अलग प्रकार के सिक्कों की संख्या बतानी है, तो यहाँ देखो x कितना आया 20, यानी 5 रुपए के कुल कितने सिक्के हैं, 20 सिक्के हैं। 5 रुपए के जो सिक्के हैं वो कितने हैं, 20 है ना। अच्छा, 2 रुपए के सिक्के हमने कितने माने थे, 2 रुपए के सिक्के हमने माने थे 3x, यानी 3 गुणा x, x कितना निकाला 20, तो 3 का 20 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 60, यानी कुल कितने सिक्के, 60 सिक्के। अब 1 रुपए के सिक्के हमने क्या माने थे, 1 रुपए के जो सिक्के हैं वो हमने माने थे 160 माइनस 4x, 160 माइनस 4x, तो 160 माइनस 4 गुणा x, x कितना है, x 20 निकाला। अब पहले गुणा करेंगे तो 160 माइनस जो 4 दूनी 8 यानी 80, अब 160 में से 80 गया है, पीछे कितना बचा 80, यानी आपके जो 1 रुपए के सिक्के हैं वो कितने हैं, 180 सिक्के हैं। प्रश्न संख्या 16, प्रश्न है, एक निबंध प्रतियोगिता में आयोजकों ने तय किया कि प्रत्येक विजेता को 100 रुपये और विजेता को छोड़कर प्रत्येक प्रतिभागी को 25 रुपये पुरस्कार के रूप में दिए जाएंगे। यदि पुरस्कारों में बांटी गई राशि 3000 रुपये थी तो कुल 63 प्रतिभागियों के विजेताओं की संख्या ज्ञात कीजिए। तो प्रश्न समझने के लिए आपको पूरा ध्यान देना होगा। देखो प्रश्न में क्या है कि एक प्रतियोगिता थी, ठीक है, और प्रतियोगिता में ये तय किया गया कि जिसमें जो जीतेगा उसे 100 रुपये मिलेंगे, और जो हारेगा या जो नहीं जीतेगा उसे कितने रुपए मिलेंगे, 25 रुपये मिलेंगे, यानी सबको कुछ ना कुछ मिलेगा, हारेगा या जीतेगा, ठीक है। अब इसने कहा कि उसमें कुल कितने प्रतिभागी है, कुल कितने पार्टिसिपेट कर रहे हैं, 63 जने भाग उसमें ले रहे हैं, यानी कुल टोटल कितने 63 लोग हैं, और हमारे पास कुल राशि जो है, कुल मूल्य जो है वो 3000 रुपये है। कुल कितने रुपए है, 3000 रुपये है। उसमें से जीतने वाले को 100 रुपये दे रहे हैं सबको, और हारने वाले को 25 रुपये दे रहे हैं सबको।
तो यहाँ जीतने वाले कितने हैं वो हमें संख्या ज्ञात करनी है। तो हम क्या करेंगे, माना जो विजेता है, माना विजेता की संख्या, विजेता की संख्या यानी जो जीतने वाले हैं उनकी संख्या मैंने क्या मान ली, x मान ली, यानी कुल जीतने वालों की संख्या कितनी है, x है। तो हारने वाले कितने हो जाएंगे, हारने वालों की संख्या क्या हो जाएगी, हारने वालों की संख्या, हारने वालों की संख्या देखो कुल कितने हैं 63। अगर जीतने वाले x है तो हारने वाले क्या हो जाएंगे 63 माइनस, जीतने वाले अगर x है तो हारने वाले 63 माइनस x। समझ में आया? यानी कहने का मतलब ये है कि अगर मान लो कुल संख्या 10 है, उसमें से 6 जो है वो जीतने वाले, तो हारने वाले क्या होंगे 10 माइनस 6, यानी कितने जने, 4 जने। आया समझ में? तो हारने वाले कितने हो जाएंगे कि कुल में से आप x निकाल दो, 63 में से x निकाल दो तो वो हारने वाले हो जाएंगे। ठीक है, अब यहाँ पर ये तो संख्या है, ये क्या है संख्या, ध्यान रखना ये पैसे नहीं है, ये संख्या है। अब प्रश्न क्या कह रहा है, प्रश्नानुसार, प्रश्नानुसार, अब ध्यान देना भाई थोड़ा, ये समझने वाला प्रश्न है। प्रश्नानुसार अगर यदि कुल बांटी गई राशि कितनी है 3000 है, यानी हमें कुल मूल्य चाहिए, कुल क्या चाहिए, मूल्य चाहिए। तो जो हारने जीतने वाले का मूल्य है यानी विजेता का मूल्य है उसको, और हारने वाले को, हारने वाले का जो मूल्य है, इन दोनों को जोड़ने पर कुल राशि कितनी आती है 3000 आती है। अब मुझे विजेता का जो मूल्य है वो निकालना है, और वो कैसे निकालेंगे कि भाई विजेता को कितने रुपए मिलते हैं, 100 रुपए मिलते हैं, तो 100 का गुना किससे हो जाएगा, x से हो जाएगा। तो विजेता का मूल्य कितना आ जाएगा 100x आ जाएगा, प्लस हारने वाले कितने हैं, हारने वाले हैं 63 माइनस एक्स, 63 माइनस एक्स, और मुझे इसका मूल्य निकालना है तो उसका गुणा किससे करा देंगे, 25 से करा देंगे, उसका गुणा किससे करा देंगे, 25 से करा देंगे। तो हारने वाले का कुल मूल्य आ जाएगा, हारने वाले का क्या आ जाएगा, कुल मूल्य आ जाएगा। और इन दोनों को जोड़ने पर मुझे मेरे पास कितने होते हैं 3000 रुपए होते हैं। अब इसको सरल करेंगे तो सबसे पहले हम कोष्टक को खोलेंगे, तो यहाँ पर तो है 100x प्लस, अब यहाँ 25 का गुणा किससे होगा, पहले 63 से, तो 25 गुणा 63, फिर यहाँ क्या है माइनस, तो यहाँ माइनस आएगा। अब 25 का गुणा किससे करना है, x से, तो कितना हो जाएगा 25x बराबर 3000। अच्छा अब देखो ये भी x है, ये भी x है, ये प्लस है, ये माइनस है, तो 100x में से हम 25x निकाल देंगे, कितना बचेगा 75x बचेगा, यानी यहाँ बचा 75x। फिर यहाँ प्लस 25 और 63 का गुणा करेंगे, 25 और 63 का गुणा, मैं सीधा 25 का गुणा कर रहा हूँ, 25 त्रिया 75 हासिल के 7, 25 छंग 150, 150 और 7 कितना हो गया 157। तो यहाँ पर 25 और 63 का गुणा कितना आया 1575, माइनस सॉरी माइनस तो हट गया यहाँ पे, बराबर 3000। अब ये हमारा एक समीकरण बना है। सबसे पहले ये प्लस का है उधर जाएगा, माइनस हो जाएगा, तो यहाँ हो गया 75x बराबर 3000 माइनस 1575। 3000 में से हम 1575 को निकालेंगे, तो 10 में से 5 गया 5, 9 में से 7 गया 2, और ये हो गया आपके 9 में से 5 गया 4, और 2 में से 1 गया 1, यानी कितना बचा 1425। तो यहाँ पर हमारे पास आ गया 75x बराबर 1425। अब यहाँ पर ये जो है 75 वो गुणे में है, इधर आएगा तो किस में आ जाएगा, भाग या बट्टे में आ जाएगा। तो यहाँ हो गया x बराबर 1425 बट्टे 75, यानी 1425 में हम 75 का क्या देंगे, भाग देंगे, 75 का क्या देंगे, भाग देंगे। तो यहाँ हम क्या कर सकते हैं, सीधा 25 से भाग दे सकते हैं, कैसे कि 1425 में यहाँ 75 है, तो दोनों में ही जो है 25 का पूरा पूरा भाग जाता है, 25 का पूरा पूरा भाग जाता है। तो ऊपर देखो यहाँ 1425 में 25 का भाग दो, और 75 में भी 25 का भाग दो, तो यहाँ तो देखो 25 एकम 25, 25 दूना 50, और 25 त्रिया 75, तो यहाँ पर तो 3 बार भाग गया, लेकिन यहाँ हमें देना पड़ेगा, तो 1425 में हम 25 का भाग देंगे। तो यहाँ देखो 25 पौनिया 125 और 25 छंग 150,
तो कितनी बार गया भाग? 5 बार। 25 पौनिया 125। घटाएंगे इसको, 12 में से 5 गया 7, 3 में से 2 गया 1 और 1 में से 1 गया 0 और यहाँ पर ये 5। अब 25 साते 175 होता है, तो ये 7 बार गया और यहाँ आया 175 और ये 0। तो कुल कितनी बार कटा? ये 57 बार कटा, है ना। अब हम 57 में 3 का भाग देंगे, 57 में 3 का भाग देंगे, तो 3 एकम 3 बचा 2 और ये 7, तो 3 नम 27, 27 में से 27 गया 0। उत्तर हमारा कितना आया? 19। यानी इसमें इसका भाग देने पर हमारा जो उत्तर आएगा वो कितना आएगा? 19 आएगा। कहने का मतलब ये है कि जो कुल विजेता है वो कुल जीतने वाले कितने हैं भाई? जीतने वाले यहाँ पर 19 है और हमें यही बताना था। तो कुल विजेता की संख्या जो है, विजेता की संख्या वो कितनी हो गई? 19 हो गई और ये हमारा उत्तर